हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट। हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए एक और वीडियो लेकर आए हैं। आज हम पॉलिटी के टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ और स्टेट पॉलिसीज। हमने अपनी लास्ट वीडियोस में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। यानी कि हम सिटीजनशिप के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अब फंडामेंटल राइट्स के बाद पार्ट फोर में आते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या होते हैं, इसके बारे में फुल डिस्क्रिप्शन आज हम हमारी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारी वीडियो से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो चलिए जानते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ आवर स्टेट पॉलिसीज। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमारे संविधान के भाग 4 यानी कि पार्ट 4 में आते हैं। यह आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। यानी कि आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में डिस्क्रिप्शन मिलता है। पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज भारतीय संविधान के भाग 4 में है। The provision contained in this part cannot be enforced by any court, but these principles are fundamental in the governance of the country, and it shall be the duty of the state to apply these principles in making laws. यानी कि यहाँ पर इस पार्ट में जो भी प्रावधान दिए गए हैं, ये किसी भी कोर्ट, ना तो हाई कोर्ट ना तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा एनफोर्स नहीं किए जा सकते। ये गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए नियम हैं, संविधान के द्वारा बनाए गए नियम हैं, और हर स्टेट की ये ड्यूटी बनती है कि ये इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करे कोई भी कानून बनाने के लिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं आर्टिकल 36, जिससे शुरुआत होती है डीपीएसपी की। ये क्या कहता है? इन दिस पार्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर द स्टेट हैज द सेम मीनिंग एज इन पार्ट थर्ड। यानी आर्टिकल 36 में द स्टेट के बारे में बताया गया। तो जो द स्टेट के बारे में हमने पार्ट थर्ड में पढ़ा था, सेम वही यही यहाँ पे भी बताया गया है कि कोई भी स्टेट अगर कोई भी नियम बनाती है तो उसे यहाँ पर इन क्लॉजेस को ध्यान में रखते हुए, इन सभी का पालन करते हुए उस नियम को लागू करना होगा। आर्टिकल 37 क्या कहता है? एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स कंटेन्ड इन दिस पार्ट। यानी कि इस पार्ट 4 में जो भी प्रिंसिपल दिए गए हैं उनसे संबंधित प्रावधानों के बारे में। द प्रोविजन कंटेन्ड इन दिस पार्ट शैल नॉट बी एनफोर्स्ड बाय एनी कोर्ट। यानी कि इसमें जो भी प्रावधान बनाए गए हैं पार्ट 4 में, वो किसी भी कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा एनफोर्स नहीं किए जा सकते। बट द प्रिंसिपल्स देयरइन लेट डाउन आर nevertheless fundamental in the governance of the country, and it shall be the duty of the state to apply these principles in making laws. यानी कि यहाँ पर हर स्टेट की ये ड्यूटी है कि अगर वो कोई भी कानून बनाती है तो उन्हें इन सभी प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना होगा। आर्टिकल 38 क्या कहता है? आर्टिकल 38 कहता है स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल। यानी कि यहाँ पर किसी भी राज्य में किसी भी सोशल ऑर्डर को प्रमोट करने का सिर्फ यही मकसद होना चाहिए कि जो पीपल्स हैं उनके वेलफेयर के बारे में सोचा जाए। द स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल्स बाय सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग एज इफेक्टिवली एज इट मेड सोशल ऑर्डर। यानी कोई भी स्टेट पीपल्स के वेलफेयर को सिक्योर और प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ सोशल ऑर्डर्स का ध्यान रखे, जैसे कि जस्टिस, न्याय। हर राज्य में न्याय होना चाहिए। इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल शैल इन्फॉर्म ऑल द इंस्टीट्यूशन ऑफ द नेशनल लाइफ। यानी कि किसी भी तरीके से उनके सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ का ध्यान रखा जाना चाहिए।
कोई भी इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर भी लोगों के वेलफेयर का ध्यान रखते हुए ही यहाँ पर कोई भी ऑर्डर जारी होना चाहिए। ये आर्टिकल 38 कहता है। आर्टिकल 39 क्या कहता है? सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसीज टू बी फॉलोड बाय द स्टेट, यानी कि स्टेट द्वारा कौन कौन सी प्रिंसिपल पर पॉलिसी फॉलो की जाती है। तो द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर डायरेक्टली इट्स पॉलिसीज टुवर्ड सिक्योरिंग, यानी किसी भी स्टेट की डायरेक्ट पॉलिसी क्या रहेगी? यही रहेगी कि वो यहाँ के सिटीजन्स को सिक्योर करे। किस तरीके से? दैट द सिटीजन मैन एंड वुमेन इक्वली हैव द राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिविंग, यानी कि किसी भी राज्य में वो मैन हो वुमेन हो, लेकिन उन्हें इक्वल अधिकार है कि वो किसी भी तरीके से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। That the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to subserve the common goods, यानी कि उन्हें ये भी अधिकार है कि वो किसी भी चीज़ की ओनरशिप भी ले सकते हैं, किसी भी टाइप का बिजनेस भी ऑर्डर कम्युनिकेट कर सकते हैं, किसी भी बिजनेस को भी ओन कर सकते हैं। तो इसका अधिकार है, आइदर वो मैन हो या वुमेन हो। That the person operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and means of productions to the common detriment, यानी कि वो उनकी इकोनॉमिक सिस्टम किसी भी तरह का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास कितनी वेल्थ है कितनी नहीं है, लेकिन उन्हें यहाँ पर इक्वली ही ट्रीट किया जाना चाहिए। दैट देयर इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। अगर यहाँ पर किसी भी तरीके से मैन या वुमेन को कहीं भी किसी इंडस्ट्री में, किसी बिजनेस में, किसी कंपनी में अपॉइंट किया जाता है तो उन्हें इक्वल पे, यानी कि उन्हें इक्वल का पैसा मिलना चाहिए, चाहे वो मैन हो या वुमेन, क्योंकि वो वर्क तो उतना ही कर रहे हैं। जब वो काम इक्वल कर रहे हैं तो उन्हें पैसे भी इक्वल मिलने चाहिए। आर्टिकल 39A क्या कहता है? इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, यानी कि यहाँ पर बराबरी का न्याय होना चाहिए। The state shall secure that the operation of the legal system promote justice on the basis of equal opportunities, यानी कि स्टेट, किसी भी राज्य का ये फर्ज बनता है कि वो यहाँ पर लीगल सिस्टम को सिक्योर करे, न्याय को सिक्योर करे कि किसी भी तरीके से यहाँ किसी के भी प्रति अन्याय ना हो। उन सभी को, यहाँ पर जितने लोग रहते हैं किसी राज्य में, उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। In particular, provide free legal aid by suitable legislation or schemes or in any other way to ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reasons of economic or other disabilities, यानी कि किसी भी तरीके से किसी भी सिटीजन को यहाँ पर, चाहे वो इकोनॉमिकली वीक हो या फिर डिसेबल हो, कोई भी रीजन हो, लेकिन उन्हें यहाँ पर जस्टिस इक्वल ही मिलना चाहिए, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज भी इक्वल ही होनी चाहिए। कई बार हमने एग्जाम्स में भी देखा होता है कि यहाँ पर जो डिसेबल पर्सन के लिए भी एग्जाम करवाया जाता है, उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंपनसेशन टाइम दिया जाता है एग्जाम के। तो वो इसीलिए दिया जाता है क्योंकि हमारे संविधान में यही कहा गया है कि किसी को भी, चाहे वो इकोनॉमिकली डिसेबल हो या फिर उसमें कोई डिसेबिलिटी हो, पर यहाँ पर किसी भी रीजन की वजह से उन्हें यहाँ पर इनजस्टिस नहीं होना चाहिए उनके साथ, इसलिए यहाँ सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। आर्टिकल 40 क्या कहता है? आर्टिकल 40 कहता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, यानी कि विलेज पंचायत को लेकर ऑर्गेनाइजेशन। विलेज पंचायत को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है? आर्टिकल 40 कहता है द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, यानी कोई भी राज्य जो है ये विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करें, एंडो देम विद सच पावर्स अथॉरिटी as may be necessary to enable them to function as units of self government, और उन्हें इस तरीके से ऑर्गेनाइज करे और वो पावर और अथॉरिटी उन्हें दे जो कि किसी भी विलेज को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। यानी इन्हीं चीज़ों को ध्यान रखते हुए स्टेट जो है वो यहाँ पर कानून बनाए। तो जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, उन्हें ध्यान में रखें। एक्चुअली में ये क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल? ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो राज्य सरकार को दिए जाते हैं, राज्य सरकार इन्हीं को ध्यान में रखते हुए कोई भी कानून अपने राज्य में लागू करती है।
तो यहाँ पर हमने आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 40 के बारे में डिस्कस किया है। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम आर्टिकल 40 से लेकर आर्टिकल 51 के डीपीएसपी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियो से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। अगर आप किसी और टॉपिक पर भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।